दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछली कक्षा में आपने बीजीय व्यंजकों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम इनके गुणनखंडन फैक्टराइजेशन के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं संख्याओं 3, 5, 7 का गुणनफल कितना होगा? जी हां, इनका गुणनफल 105 होगा। आप देख सकते हैं कि 3, 5 और 7 संख्या 105 के गुणनखंड है और इस प्रकार हमने 105 का गुणनखंडन किया है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने को गुणनखंडन कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम संख्या 105 को 21 गुना 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्या 5 और 21 भी संख्या 105 के गुणनखंड कहलाएंगे? सोचिए। जी हां, ये भी गुणनखंड होंगे, परंतु गुणनखंडन की विधि में गुणनखंडों को अखंडनीय इररिड्यूसिबल रूप में लिखना आवश्यक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडन को समझते हैं। आइए इस बीजीय व्यंजक 3q को देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है? हम देख सकते हैं कि इस बीजीय व्यंजक में एक ही पद है, अर्थात ये एक पद कहलाता है। क्या अब आप इस पद का गुणनखंडन कर सकते हैं? जी हां, हम पद 3q को 3 गुना q के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार से हम बीजीय व्यंजक 84xyz का भी गुणनखंडन कर सकते हैं। हम इस व्यंजक को 84 गुना x गुना y गुना z लिखते हैं। यहाँ 84 एक भाज्य संख्या है जिसका आगे गुणनखंडन संभव है। इसको आगे हल करने पर हमें 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना x गुना y गुना z मिलता है। अतः इस प्रकार हमने 84xyz का गुणनखंडन किया। अब तक हमने एक पदों का गुणनखंडन करना सीखा। क्या द्विपदों का भी गुणनखंडन संभव है? इस द्विपद 5x की घात 2 जमा 6z को देखते हैं। हम यहाँ पर पहले पद 5x की घात 2 को 5 गुना x के रूप में लिख सकते हैं और दूसरे पद 6z को 2 गुना 3 गुना z के रूप में लिख सकते हैं। है ना आसान? तो दोस्तों, इस सत्र में हमने एक पदी और द्विपद का गुणनखंडन करना सीखा। अगली वीडियो में हम गुणनखंडन से जुड़े कुछ और उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक पदी और द्विपद का गुणनखंडन करना सीखा। आज हम गुणनखंडन से जुड़े कुछ और उदाहरण देखेंगे। बीजीय व्यंजक 3x घटा 6y का गुणनखंडन कीजिए। आप चाहे तो वीडियो को यहां रोककर उत्तर सोच सकते हैं। इस बीजीय व्यंजक में दो पद हैं, 3x और ऋण 6y। यहां हम 3x को 3 गुना x और ऋण 6y को ऋण 2 गुना 3 गुना y लिखते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो 3 यहां दोनों पदों का सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर है, जिससे हम इस व्यंजक के गुणनखंड इस प्रकार लिख सकते हैं। तो चलिए अब अगले बीजीय व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात करें। आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।
इस बीजीय व्यंजक में 3 पद हैं। पिछले उदाहरण की तरह इस व्यंजक को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिससे हमें 3x घटा 3y जमा 9z का गुणनखंडन करके 2 गुणनखंड 3 तथा x घटा y जमा 3z प्राप्त होते हैं। तो क्या अब आप इन बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन कर सकते हैं? ये प्रश्न आपके अभ्यास के लिए दिए गए हैं। इनके उत्तर इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने गुणनखंडन से जुड़े उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम गुणनखंडन से संबंधित एक दिलचस्प क्रियाकलाप करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक पद, द्विपद और त्रिपद से संबंधित उदाहरण देखे। आज इस वीडियो में हम गुणनखंडन से संबंधित एक दिलचस्प क्रियाकलाप करेंगे। आइए अब इस बीजीय व्यंजक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस बीजीय व्यंजक में 3 पद हैं। इस बीजीय व्यंजक के पहले पद को हम इस पहली आकृति से दर्शा सकते हैं, जिसका क्षेत्रफल x की घात 2 है। दूसरे पद को हम इन 3 आयताकार आकृतियों के रूप में दर्शा सकते हैं। इन प्रत्येक आकृतियों का क्षेत्रफल x है और इस तरह इन तीनों आकृतियों का सम्मिलित क्षेत्रफल 3x है। तीसरे पद को हम इन 2 छोटे वर्गों के रूप में दर्शा सकते हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 2 है। इस प्रकार सारी आकृतियों को अगर जोड़ दिया जाए तो प्राप्त आकृति का कुल क्षेत्रफल x की घात 2 जमा 3x जमा 2 होगा। क्या आप इन आकृतियों को किसी आयत या वर्ग के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं? क्योंकि यह आकृति वर्ग के रूप में नहीं व्यवस्थित की जा सकती, इसलिए इसे आयताकार रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रकार बने आयत की विमाएं, डायमेंशंस क्या होगी? जी हां, इस प्रकार बने आयत की विमाएं x जमा 2 और x जमा 1 है। इसका मतलब इस आयत का क्षेत्रफल x जमा 2 गुना x जमा 1 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक x की घात 2 जमा 3x जमा 2 को हम x जमा 2 गुना x जमा 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ x जमा 2 और x जमा 1 को गुना करने पर हमें वही बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन्हें इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड, फैक्टर्स कहते हैं। तो है ना ये गुणनखंडन करने की एक दिलचस्प विधि। इस वीडियो में हमने गुणनखंडन करने की एक विधि के बारे में जाना। आशा करते हैं कि आपको गुणनखंडन का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडन का अर्थ समझा। इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडन की विधि, सार्वगुणनखंड और पुनः समूहन के बारे में सीखेंगे। याद कीजिए, आपने पिछली कक्षा में सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ा था। क्या आप 24x तथा 48y के सार्वगुणनखंड बता सकते हैं? 24x और 48y के गुणनखंड हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहां देख सकते हैं कि दोनों पदों के गुणनखंड में 24 उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, जिसे हम इन दोनों का सार्वगुणनखंड कहेंगे। अतः बीजीय व्यंजकों के पदों के गुणनखंडों में से वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ या कॉमन हो, उसे सार्वगुणनखंड कहते हैं। इसका उपयोग
बीजीय व्यंजक के गुणन खंडन करने में किया जाता है। जैसे अब आप इस बीजीय व्यंजक को देखिए, आपको इसमें कौन कौन से पद दिखाई दे रहे हैं? क्या आप इन पदों के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं? इस बीजीय व्यंजक में 2 पद हैं। हम दोनों पदों को उसके गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब क्या आप इन गुणनखंडों में सार्वगुणनखंड ढूंढ सकते हैं? हम देख सकते हैं कि दोनों पदों में 3xy उभयनिष्ठ है। अतः पदों 6x की घात 2y और 3xy की घात 2 का सार्वगुणनखंड 3xy है। अब हम इस बीजीय व्यंजक को इसके पदों के गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि 3xy सार्वगुणनखंड है, तो अब वितरकता नियम का इस्तेमाल करते हुए हम इसे 3xy गुना 2x जमा y लिख सकते हैं। अतः 3xy गुना 2x जमा y दिए गए बीजीय व्यंजक के गुणनखंड है ना आसान? परंतु हम ये देखते हैं कि बीजीय व्यंजक के सारे पदों का एक सार्वगुणनखंड संभव नहीं होता। जैसे इस बीजीय व्यंजक को देखिए, 15mn जमा 15 जमा 9n जमा 25m। इसके सभी पदों के बीच में कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। ऐसे बहुपदों के गुणनखंडन के लिए हम पुनः समूहन विधि का उपयोग करेंगे। इस विधि में बीजीय व्यंजकों को पुनर्व्यवस्थित कर उनका समूह बनाकर गुणनखंडन किया जाता है। सबसे पहले इसके सारे पदों का गुणनखंडन करेंगे। हमें इन चारों पदों में कोई सार्वगुणनखंड नहीं मिला, पर हम देख सकते हैं कि पहले पद 15mn और चौथे पद 25m में 5m उभयनिष्ठ है। साथ ही साथ तीसरे पद 9n और दूसरे पद 15 में 3 उभयनिष्ठ है। अतः हम इन पदों को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करके गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 3n जमा 5 उभयनिष्ठ है, इसलिए इसे हम इस रूप में लिखते हैं। अतः बीजीय व्यंजक 15mn जमा 25m जमा 9n जमा 15 के गुणनखंड 3n जमा 5 और 5m जमा 3 है। इस प्रकार हमने पुनः समूहन विधि के द्वारा गुणनखंडन करना सीखा। तो दोस्तों, इस सत्र में हमने बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडन की विधियों, सार्वगुणनखंड विधि तथा पुनः समूहन विधि के बारे में सीखा। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़े उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडन की विधियां, सार्वगुणनखंड विधि तथा पुनः समूहन विधि के बारे में सीखा था। आज हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। इन पदों को देखिए, क्या आप इनका सार्वगुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं? 33xy को हम गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी तरह 11x की घात 2 y की घात 3 को हम गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। और पद 22y की घात 2 z की घात 3 को हम गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। हम देख सकते हैं कि इन तीनों पदों में केवल 11y ही सार्वगुणनखंड है। अब क्या आप बीजीय व्यंजक 4x की घात 2y जमा 10xyz का गुणनखंडन कर सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को यहां रोककर सोच सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बीजीय व्यंजकों के सभी पदों का इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। हम देख सकते हैं कि दोनों पदों में 2xy उभयनिष्ठ है, इसलिए हम बीजीय व्यंजक को इस प्रकार हल कर सकते हैं। अतः 2xy
और 2x जमा 5z व्यंजक 4x की घात 2y जमा 10xyz के गुणनखंड है ना आसान। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अगर आपको इस बीजीय व्यंजक r घटा 5 pq जमा pqr का गुणनखंडन करना हो तो आप कैसे करेंगे? आप चाहें तो वीडियो को यहां रोककर सोच सकते हैं। बिल्कुल सही। हम सबसे पहले इस बीजीय व्यंजक के सारे पदों के गुणनखंड इस प्रकार लिखेंगे। इन सभी पदों का कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है, लेकिन तीसरे पद ऋण 5 pq और चौथे पद pqr के बीच में pq उभयनिष्ठ है। अतः हम दिए गए बीजीय व्यंजक को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ अंतिम दो पदों में pq सार्वगुणनखंड है, तो हम आगे इस प्रकार हल कर सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम r घटा 5 को एक पद के रूप में माने तो अब हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन r घटा 5 गुना 1 जमा pq होगा। इस व्यंजक को हम एक और तरीके से पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर हम पहले और आखिरी पद को इकट्ठा लिख दूसरे और तीसरे पद को बाद में लिखें तो आपको कौन कौन से सार्वगुणनखंड दिख रहे हैं? यहाँ पहले और दूसरे में r तथा तीसरे और चौथे में ऋण 5 सार्वगुणनखंड है। अतः हम इसे आगे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने r जमा pqr को r गुना कोष्ठक 1 जमा pq इसलिए लिखा क्योंकि r को हम 1 गुना r भी लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को गुना करें तो r जमा pqr ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार ऋण 5 घटा 5 pq को भी हम ऋण 5 कोष्ठक 1 जमा pq लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ भी हमें वही गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। अब आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सोच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सार्वगुणनखंड विधि और पुनः समूहन विधि के द्वारा व्यंजकों का गुणनखंडन करना सीखा। धन्यवाद। आज हम सीखेंगे सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन। बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाओं यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज के बारे में सीखते हुए हमने कुछ मानक सर्वसमीकाओं यानी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के बारे में चर्चा की है। यह मानक सर्वसमीकाओं यानी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज का बाह्य पक्ष दर्शाया गया है। क्या आप इनका दायां पक्ष बता पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। क्या आपको पता है इन सर्वसमीकाओं की सहायता से कुछ व्यंजकों यानी एक्सप्रेशंस के गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं? मान लीजिए हमें 4x का वर्ग धन 20x धन 25 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या इस व्यंजक से तीनों पदों यानी टर्म्स में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर है? सोचिए। नहीं, इन तीनों पदों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जरा सोचिए, क्या हम इनमें से किसी एक मानक सर्वसमीका का प्रयोग करके इस व्यंजक का गुणनखंडन कर सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। इस व्यंजक में 3 पद है। यह तीसरी सर्वसमीका के दाएं पक्ष में 2 पद है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। पहली और दूसरी सर्वसमीका में से प्रत्येक के दाएं पक्ष में 3 पद है। चलिए जानते हैं कि इनमें से कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग किया जा सकता है। हम 4x के वर्ग को
कोष्ठक में 2x कोष्ठक का वर्ग लिख सकते हैं तथा 25 को 5 का वर्ग लिख सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इस व्यंजक में पहला पद और तीसरा पद पूर्ण वर्ग है। इसी के साथ हम यह भी देखते हैं कि बीच वाले पद का चिन्ह धनात्मक है। क्या आप बता सकते हैं कि यह व्यंजक इनमें से कौन से सर्वसमीका के दाएं पक्ष से मेल खाता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यह व्यंजक सर्वसमीका कोष्ठक में a धन b कोष्ठक का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग के दाएं पक्ष से मेल खाता है। इसलिए हम इस सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम a बराबर 2x और b बराबर 5 माने तो a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर कोष्ठक में 2x कोष्ठक का वर्ग धन 2 गुना 2x गुना 5 धन 5 का वर्ग यानी कि 4x का वर्ग धन 20x धन 25 है, जो कि दिए व्यंजक के समान है। लेकिन सर्वसमीका के अनुसार a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग कोष्ठक में a धन b कोष्ठक के वर्ग के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4x का वर्ग धन 20x धन 25 कोष्ठक में 2x धन 5 कोष्ठक के वर्ग के बराबर है। इस प्रकार एक सर्वसमीका की सहायता से हमने इस व्यंजक का गुणनखंडन कर लिया है और ये इसके गुणनखंड है। इसी तरह किसी व्यंजक का गुणनखंडन करने के लिए पहले हम यह ज्ञात करते हैं कि वह कौन सी सर्वसमीका के दाएं पक्ष से मेल खाता है। फिर हम उस सर्वसमीका के बाएं पक्ष के संगत व्यंजक से वांछित व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए हमें 9y का वर्ग ऋण 36y धन 36 का गुणनखंडन करना हो, तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यह गुणनखंड 9 तीनों पदों में उभयनिष्ठ है, इसलिए वितरण गुण के अंतर्गत हम इसे कोष्ठक के बाहर इस प्रकार ले सकते हैं। हम कोष्ठक के अंदर लिखे व्यंजक को इस प्रकार लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि यह कोष्ठक के अंदर का व्यंजक इस सर्वसमीका के दाएं पक्ष से मेल खाता है, जहां a बराबर y है, b बराबर 2 है और 2ab बराबर 2 गुना y गुना 2 यानी कि 4y है। इसलिए हम इस व्यंजक का गुणनखंडन कोष्ठक में y ऋण 2 कोष्ठक का वर्ग इस प्रकार कर सकते हैं। इससे हमें दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन इस प्रकार प्राप्त होगा, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आप वीडियो रोककर 49x का वर्ग ऋण 100 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए हम बताते हैं। हम 49x के वर्ग को कोष्ठक में 7x कोष्ठक का वर्ग और 100 को 10 का वर्ग लिख सकते हैं। इस तरह से इस व्यंजक के दोनों पद पूर्ण वर्ग है। यह कोष्ठक में a धन b गुणा कोष्ठक में a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग इस सर्वसमीका के दाएं पक्ष से मेल खाता है, जहां a बराबर 7x और b बराबर 10 है। इसलिए तीसरी सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए हम दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन कोष्ठक में 7x धन 10 गुणा कोष्ठक में 7x ऋण 10 इस प्रकार कर सकते हैं। अब आप नीचे दिए गए व्यंजकों के गुणनखंड स्वयं ज्ञात कीजिए। तो आज हमने सीखा सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण। आज हम देखेंगे सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन के उदाहरण। बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x की घात 4 ऋण
3y की घात 4 का गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन कीजिए। इस बीजीय व्यंजक में हम देखते हैं कि संख्या 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर है। व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम 3 को कोष्ठक के बाहर ले सकते हैं। क्या इसके आगे गुणनखंडन किया जा सकता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम x की घात 4 को कोष्ठक में x का वर्ग कोष्ठक का वर्ग और y की घात 4 को कोष्ठक में y का वर्ग कोष्ठक का वर्ग लिख सकते हैं। इसी के साथ हम व्यंजक को इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या अब आप इन सर्वसमीकाओं यानी आइडेंटिटीज में से किसी एक के प्रयोग से इसका गुणनखंडन कर सकते हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। हम देखते हैं कि कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ व्यंजक तीसरी सर्वसमीका के दाएं पक्ष यानी RHS से मेल खाता है। इस सर्वसमीका के प्रयोग से इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर से यहाँ हम देखते हैं कि व्यंजक कोष्ठक में x का वर्ग ऋण y का वर्ग कोष्ठक में a के वर्ग ऋण b के वर्ग के रूप में है। इसलिए हम इस व्यंजक को 3 गुणा कोष्ठक में x का वर्ग धन y का वर्ग गुणा कोष्ठक में x धन y गुणा कोष्ठक में x ऋण y इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसके आगे हम और गुणनखंडन नहीं कर सकते, यानी कि हमने दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन कर लिया है। अगला उदाहरण, एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर व्यंजक 81k² ऋण 90k धन 25 के रूप में है। क्या आप बता सकते हैं उस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? हमें ज्ञात है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की लंबाई का वर्ग होता है, जिसे हम भुजा की लंबाई गुणा भुजा की लंबाई लिख सकते हैं। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि वर्ग की भुजा की लंबाई वर्ग के क्षेत्रफल का गुणनखंड है। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे कि व्यंजक के सभी पदों में कोई सार्वगुणनखंड है या नहीं। यह तीनों पदों में कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है। अब चलिए सभी पदों का गुणनखंडन करें। पहला पद पूर्ण वर्ग है, जिसे हम कोष्ठक में 9 के कोष्ठक का वर्ग लिख सकते हैं। तीसरा पद भी पूर्ण वर्ग है, जिसे हम 5 का वर्ग लिख सकते हैं। दूसरा पद ऋण 2 गुना 9 के गुना 5 लिखा जा सकता है। ध्यान रहे दूसरा पद ऋणात्मक यानी नेगेटिव है। हम देखते हैं कि यह व्यंजक सर्वसमीका कोष्ठक में a ऋण b कोष्ठक का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2 गुणा a गुणा b धन b का वर्ग के दाएं पक्ष से मेल खाता है, जहाँ a बराबर 9k है, b बराबर 5 है और 2 गुणा a गुणा b बराबर 2 गुणा 9k गुणा 5 यानी कि 90k है। इसलिए हम इस व्यंजक का गुणनखंडन कोष्ठक में 9k ऋण 5 कोष्ठक का वर्ग इस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि दी स्थिति के लिए वर्ग की भुजा की लंबाई है 9k ऋण 5। अगला उदाहरण, बीजीय व्यंजक 80 x की घात 4 धन 40 x का घन y धन 5 x का वर्ग y का वर्ग का गुणनखंडन कीजिए। वीडियो रोककर पहले आप इसका गुणनखंडन करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 5 x का वर्ग सभी पदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हम 5 x का वर्ग कोष्ठक के बाहर लेंगे, जिससे हमें यह व्यंजक प्राप्त होगा। अब कोष्ठक के अंदर के पदों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। कोष्ठक के अंदर की व्यवस्था सर्वसमीका कोष्ठक में a धन b कोष्ठक का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग के दाएं पक्ष के जैसी है। इसलिए हम a बराबर 4x और b बराबर y लेकर कोष्ठक के अंदर के पदों को कोष्ठक में 4x धन y कोष्ठक का वर्ग लिख सकते हैं। इस तरह से हमें दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन 5x का वर्ग गुणा कोष्ठक में 4x धन y कोष्ठक का वर्ग प्राप्त होगा। अब आप सर्वसमीकाओं की सहायता से
121 k का वर्ग ऋण 64 का गुणनखंडन स्वयं कीजिए। आज हमने देखे सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन के उदाहरण। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ गलतियों को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन से संबंधित साधारण गलतियां। गलती 1, बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पदों की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट ऑफ टर्म से जुड़ी गलती। यदि बच्चों को इस व्यंजक का गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन सर्वसमीकाओं यानी आइडेंटिटीज के उपयोग द्वारा करने के लिए कहा जाए तो कुछ बच्चे पदों को मानक रूप में न देखकर भ्रम में पड़ जाते हैं और इसका गुणनखंडन नहीं कर पाते। गुणनखंडन करने के लिए हमें पदों को व्यवस्थित करना आवश्यक है। दिए गए व्यंजक में x का वर्ग और 49 पूर्ण वर्ग है, इसलिए हम इस व्यंजक को इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। अब इसका गुणनखंडन हम इस सर्वसमीका की सहायता से कर सकते हैं। इसका गुणनखंडन होगा कोष्ठक में x ऋण 7 कोष्ठक का वर्ग। क्या अब आप ऋण x का वर्ग धन 25 का गुणनखंडन कर पाएंगे? स्वयं प्रयास कीजिए। गलती 2, सर्वसमीका के चयन में गलती। यदि कुछ बच्चों से बीजीय व्यंजक x का वर्ग ऋण 6x धन 9 का गुणनखंडन करने के लिए कहा जाए तो वे जल्दबाजी में जवाब देते हैं कोष्ठक में x धन 3 कोष्ठक का वर्ग, जो कि एक गलत जवाब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ बच्चे देखते हैं कि 9 पूर्ण वर्ग है और चर x भी वर्ग के रूप में है, इसलिए उन्हें लगता है कि दर्शाए बीजीय व्यंजक का गुणनखंडन करने के लिए सर्वसमीका 1 का प्रयोग होगा। उनका ध्यान यहाँ जाता ही नहीं कि x वर्ग और 6x के बीच में ऋण चिन्ह है। चूंकि दर्शाए बीजीय व्यंजक में x का वर्ग और 6x के बीच में ऋण चिन्ह है, इसलिए यह सर्वसमीका 2 का प्रयोग होगा। इसलिए बीजीय व्यंजक x का वर्ग ऋण 6x धन 9 का वांछित गुणनखंडन कोष्ठक में x ऋण 3 कोष्ठक का वर्ग है। गलती 3, सर्वसमीका a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर कोष्ठक में a धन b गुणा कोष्ठक में a ऋण b का प्रयोग सही तरीके से न कर पाना। कुछ बच्चे सर्वसमीका a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर कोष्ठक में a धन b गुणा कोष्ठक में a ऋण b का प्रयोग सही तरह से नहीं कर पाते, जैसे कि वे बीजीय व्यंजक 9 x का वर्ग ऋण 36 का गुणनखंडन जल्दबाजी में इस प्रकार करते हैं, जो कि गलत तरीका है। ध्यान रहे यह पहला पद 9x का वर्ग है, जो कि कोष्ठक में पद 3x का वर्ग है। इसी तरह 36 संख्या 6 का वर्ग है। इस तरह से यहाँ a बराबर 3x और b बराबर 6 है, इसलिए सही गुणनखंडन होगा कोष्ठक में 3x धन 6 गुणा कोष्ठक में 3x ऋण 6। तो आज हमने देखी सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन से संबंधित साधारण गलतियां। आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का विभाजन, जिसमें हम एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन करना सीखेंगे। यदि बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक या एक से अधिक पद हो जिसका गुणांक यानी कोएफिशिएंट शून्यतर हो और जिसके चरों की घात ऋणतर पूर्णांक यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो ऐसे व्यंजक बहुपद यानी पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे ये सभी बहुपद है।
यदि किसी व्यंजक में सिर्फ एक ही पद हो तो इसे हम एक पदी यानी मोनोमियल कहते हैं। 2 पदों वाले व्यंजक द्विपद यानी बाइनोमियल कहलाते हैं। 3 पदों वाला व्यंजक त्रिपद यानी ट्राइनोमियल कहलाता है और इसी प्रकार अन्य। कई स्थितियों में हमें किसी एक पदी को एक अन्य एक पदी से विभाजित करना पड़ता है। इन्हें कैसे विभाजित किया जाता है इसे समझने के लिए चलिए एक रोचक उदाहरण देखें। हमें 15x का घन विभाजित 10x का वर्ग का परिणाम ज्ञात करना है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम अंश और हर दोनों को गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। यहाँ हम 15x के घन को इस प्रकार और 10x के वर्ग को इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ 5 गुणा x अंश और हर दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए हम इसे अंश और हर दोनों में काटेंगे। इस विधि को हम निरस्तीकरण यानी कैंसिलेशन की विधि कहते हैं। इससे हमें 15x का घन विभाजित 10x का वर्ग का परिणाम प्राप्त होगा 3x/2। चलिए एक और दिलचस्प उदाहरण ले। वीडियो रोककर आप 21x का घन y का वर्ग z को 7x का घन z से भाग दीजिए और परिणाम ज्ञात कीजिए। चलिए हम बताते हैं। हम 21x का घन y का वर्ग z को गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार तथा 7x का घन z को गुणनखंडों के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। अंश और हर के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काटने पर हमें विभाजन का परिणाम प्राप्त होगा 3y का वर्ग। अब आप किसी एक पदी को एक अन्य एक पदी से अवश्य विभाजित कर पाएंगे। तो आज हमने सीखा बीजीय व्यंजकों का विभाजन, जिसमें हम एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन करना सीखा। अगले वीडियो में हम बहुपद को एक एक पदी से विभाजित करना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का विभाजन, जिसमें हम बहुपद को एक एक पदी से विभाजित करना सीखेंगे। मान लीजिए हमें इस बहुपद को एक एक पदी 4x के वर्ग से भाग देना है। इसके लिए पहले हम इसे अंश बटे हर के रूप में दर्शाएंगे। अब हम अंश के प्रत्येक पद का गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ 20x का वर्ग y का वर्ग का गुणनखंडन इस प्रकार, 12x का वर्ग y का गुणनखंडन इस प्रकार और x के घन का गुणनखंडन इस प्रकार किया जा सकता है। इसी तरह हम हर का भी गुणनखंडन करेंगे। यहाँ 4x के वर्ग को इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब हमें अंश के प्रत्येक पद में से हर के बराबर मान वाली संख्या को उभयनिष्ठ लेना होगा, ताकि हम निरस्तीकरण की विधि से उसे हर के साथ काट सके। इस तरह से यह हम अंश के प्रत्येक पद से 2 गुणा 2 गुणा x उभयनिष्ठ लेंगे। इससे पहले पद में 5 गुणा y तथा दूसरे पद में 3y शेष रहेगा। क्या आप बता सकते हैं कि तीसरे पद से 2 गुणा 2 गुणा x कैसे उभयनिष्ठ लिया जा सकता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम तीसरे पद को व्यवस्थित करके इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ 2 गुणा 2 गुणा 1/2 गुणा 2 यानी 4 गुणा 1/4 का मान 1 है। इस तरह से यहाँ इस व्यंजक के मान में कोई बदलाव नहीं हो रहा। अब हम तीसरे पद से 2 गुणा 2 गुणा x उभयनिष्ठ ले सकते हैं। उभयनिष्ठ लेने पर तीसरे पद में 1/4x शेष रहेगा। अब हम अंश और हर के उभयनिष्ठ गुणनखंडों 2 गुणा 2 गुणा x को काट सकते हैं। इससे हमें विभाजन का परिणाम प्राप्त होगा 5y का वर्ग धन 3y धन 1/4x। चलिए इसे ही एक और दिलचस्प विधि से हल करें।
हम इस विभाजन का परिणाम ज्ञात करने के लिए बहुपद के प्रत्येक पद को एक पदी से भाग दे सकते हैं और फिर निरस्तीकरण की विधि से यानी काटकर प्रत्येक पद का भागफल अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, 20x के वर्ग y के वर्ग विभाजित 4x के वर्ग में 20 को 4 से भाग देकर परिणाम आता है 5। इसी तरह अंश और हर दोनों में x के वर्ग को काट सकते हैं। इस तरह पहले पद में हमें 5y का वर्ग प्राप्त होगा। अब क्या आप बता सकते हैं हमें दूसरे और तीसरे पद से क्या प्राप्त होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, दूसरे पद में 12 को 4 से विभाजित कर परिणाम आता है 3 तथा अंश और हर दोनों के x के वर्ग को हम काट सकते हैं, यानी कि दूसरे पद का परिणाम आएगा 3y। इसी तरह तीसरे पद का परिणाम आएगा 1/4x। इस तरह से हमें परिणाम प्राप्त होगा 5y का वर्ग धन 3y धन 1/4x। अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए कि कोष्ठक में m की घात 4 धन 4am का वर्ग ऋण 16m का घन विभाजित 2m का परिणाम क्या होगा। अब आप किसी भी बहुपद को एक पदी से अवश्य विभाजित कर पाएंगे। तो आज हमने सीखा बीजीय व्यंजकों का विभाजन, जिसमें हमने बहुपद को एक पदी से विभाजित करना सीखा। अगले वीडियो में हम बहुपद को एक अन्य बहुपद से विभाजित करना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का विभाजन, जिसमें हम बहुपद को एक अन्य बहुपद से विभाजित करना सीखेंगे। अब तक हम एक पदी को अन्य एक पदी से भाग देना और इसी तरह बहुपद को एक पदी से भाग देना सीख चुके हैं। चलिए अब जानते हैं कि किसी बहुपद को एक अन्य बहुपद से कैसे भाग देते हैं। मान लीजिए हमें इस विभाजन का परिणाम ज्ञात करना है। विचार कीजिए इसका परिणाम हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम भाज्य यानी डिविडेंड और भाजक यानी डिवाइजर को अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे। फिर हम अंश और हर दोनों को उनके गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ अंश में 3x सभी पदों में उभयनिष्ठ है, इसलिए इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं इस बहुपद का गुणनखंडन क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम मध्य पद का विभाजन करके यानी इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। यहाँ बीच के पद 1x को इस प्रकार विभाजित करके x का वर्ग ऋण 3x धन 4x ऋण 12 इसके गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। अब इन्हें इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसी तरह हम हर को भी गुणनखंडों के रूप में 3 गुणा कोष्ठक में x धन 4 लिखेंगे। हम देखते हैं कि गुणनखंड 3 और x धन 4 अंश और हर दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए हम इन्हें काटेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा x गुणा कोष्ठक में x ऋण 3 यानी x का वर्ग ऋण 3x। अब आप 7a की घात 4 धन 21a का घन ऋण 70a का वर्ग विभाजित कोष्ठक में 7x धन 35 का परिणाम स्वयं ही ज्ञात कीजिए। तो आज हमने सीखा बीजीय व्यंजकों का विभाजन, जिसमें हमने बहुपद को एक अन्य बहुपद से विभाजित करना सीखा। अगले वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों के विभाजन से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। देखेंगे बीजीय व्यंजकों के विभाजन से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण।
किसी गाड़ी की गति, समय तथा तय की गई दूरी में संबंध इस प्रकार दर्शाया जाता है। यदि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी एक बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x का घन ऋण 64x से प्राप्त होती हो और उसकी गति x ऋण 8 हो, तो समय के लिए व्यंजक क्या होगा? गति, समय तथा तय की गई दूरी में संबंध तय की गई दूरी बराबर गति गुणा समय होता है। यदि हमें समय प्राप्त करना हो तो इसी को हम समय बराबर तय की गई दूरी विभाजित गति लिख सकते हैं। चूंकि तय की गई दूरी बराबर x का घन ऋण 64x तथा गति x ऋण 8 है, इसलिए समय बराबर होगा x का घन ऋण 64x विभाजित x ऋण 8 के। इसे सरल करने के लिए हमें अंश को हर से भाग देना होगा। चूंकि यहाँ अंश और हर दोनों में एक से अधिक पद है, इसलिए यहाँ हमें एक बहुपद यानी पॉलिनोमियल को बहुपद से विभाजित करना होगा। इसके लिए हम अंश और हर दोनों को गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। अब अंश में x को उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेने से हमें प्राप्त होता है x गुना कोष्ठक में x का वर्ग ऋण 64। हम देख सकते हैं कि 64 संख्या 8 का वर्ग है, इसलिए हम इस सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमें अंश के स्थान पर प्राप्त होगा x गुना कोष्ठक में x धन 8 गुना कोष्ठक में x ऋण 8। अब यहाँ अंश और हर दोनों में x ऋण 8 उभयनिष्ठ है, इसलिए निरस्तीकरण यानी कैंसिलेशन की विधि से इसे हम अंश और हर दोनों में काट सकते हैं। इससे हमें समय के लिए व्यंजक प्राप्त होगा x गुना कोष्ठक में x धन 8 यानी x का वर्ग धन 8x। चलिए अगला उदाहरण देखें। एक घनाभ यानी क्यूबॉइड के आकार की टंकी का आयतन इस बीजीय व्यंजक से दर्शाया गया है। यदि घनाभ की ऊंचाई 6m का वर्ग n है, तो ज्ञात कीजिए टंकी के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। यह लंबाई गुणा चौड़ाई के गुणनफल से हमें घनाभ के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर घनाभ के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई है। इस तरह से घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बराबर होगा घनाभ का आयतन विभाजित घनाभ की ऊंचाई, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ हमें एक त्रिपद यानी ट्राइनोमियल को एक पदी यानी मोनोमियल से विभाजित करना है। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, हम त्रिपद के प्रत्येक पद को एक पदी से विभाजित करेंगे। फिर निरस्तीकरण की विधि से यानी काटकर प्रत्येक पद का भागफल अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमें घनाभ के आधार का क्षेत्रफल प्राप्त होगा 3m का वर्ग n का वर्ग धन mn ऋण 2n। तो आज हमने देखे बीजीय व्यंजकों के विभाजन से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ साधारण गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे बीजीय व्यंजकों के विभाजन से जुड़ी कुछ साधारण गलतियां। गलती 1, कुछ बच्चे बीजीय व्यंजकों यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का विभाजन अधूरा छोड़ देते हैं। जैसे यदि बच्चों को यह सवाल दिया जाए और इसे सरल करने के लिए कहा जाए, तो कुछ बच्चे निरस्तीकरण यानी कैंसिलेशन की विधि से अंश और हर के चर y को काटते हैं, लेकिन इसके बाद वे सोचते हैं कि अंश हर से विभाजित नहीं हो सकता, इसलिए वे सवाल को आगे सरल नहीं करते और इसे अधूरा छोड़ देते हैं। इस गलती से बचने के लिए हम बीजीय व्यंजकों का विभाजन करते समय अंश और हर का गुणनखंडन कर सकते हैं। इससे उभयनिष्ठ गुणनखंडों को निरस्तीकरण की विधि से काटा जा सकता है और सही परिणाम प्राप्त किया जा सकता है।
गलती 2, यदि बच्चों को 6p का घन विभाजित 2p को सरल करने के लिए कहा जाए तो कुछ बच्चे चरों के घातांकों यानी एक्सपोनेंट्स को घटाना नजरअंदाज करते हैं और अंश में स्थित चर और उसकी घात को वैसा का वैसा लिखते हैं। इससे उन्हें गलत जवाब 3p का घन प्राप्त होता है। यदि एक जैसे चरों का विभाजन किया जाता है तो चर की घात में भी परिवर्तन होता है। 6p का घन का गुणनखंडन किया जाए तो यह होगा 2 गुणा 3 गुणा p गुणा p गुणा p। इसी तरह 2p का गुणनखंडन होगा 2 गुणा p। यहाँ हम हर के 2 से अंश के 2 को तथा हर के p से अंश के p को काटेंगे, जिससे परिणाम प्राप्त होगा 3p का वर्ग। इसी को घातांकों के नियमों की सहायता से भी हल किया जा सकता है। चूंकि a की घात m विभाजित a की घात n बराबर a की घात m ऋण n है, इसलिए यह 6p का घन विभाजित 2p को इस प्रकार सरल करके सही परिणाम 3p का वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। गलती 3, समीर को आमिर ने कोष्ठक में x का वर्ग ऋण x का वर्ग y का वर्ग विभाजित x का वर्ग का परिणाम ज्ञात करने के लिए कहा। समीर ने इसे इस प्रकार हल किया। क्या आप बता सकते हैं कि उसे सही उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। बहुपद को एक एकपदी से विभाजित करते समय समीर की तरह कुछ बच्चे सोचते हैं कि यदि अंश और हर में एक जैसे पद हो तो उन्हें काटा जाता है। इस समझ के साथ वे एकपदी यानी मोनोमियल से बहुपद यानी पॉलिनोमियल के किसी एक पद को काट देते हैं। जैसे यहाँ समीर ने हर के x के वर्ग के साथ अंश के सिर्फ एक पद के x के वर्ग को काटा है, लेकिन ऐसा करना गलत है। हमें यहाँ x के वर्ग से अंश के प्रत्येक पद को विभाजित करना होगा। यह हम बहुपद के प्रत्येक पद को एक पदी से अलग अलग भाग देकर कर सकते हैं, जिससे हमें सही जवाब प्राप्त होगा 1 ऋण y का वर्ग। गलती 4, कई बार बच्चे विभाजन दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि उन्हें x के वर्ग धन 4x को x धन 4 से विभाजित करने के लिए कहा जाए तो वे इसे इस प्रकार लिखते हैं। क्या आप बता सकते हैं यहाँ क्या गलती हुई है? सोचिए। बिल्कुल सही, यह कोष्ठकों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके कारण देखने वाले को यह प्रतीत होता है कि x से सिर्फ 4x को विभाजित किया जा रहा है। कई बार इससे उदाहरण को सरल करते समय भी भ्रम की स्थिति बन जाती है और इससे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी गलती को कोष्ठकों के प्रयोग से दूर किया जा सकता है और सही परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हमने देखी बीजीय व्यंजकों के विभाजन से जुड़ी कुछ साधारण गलतियां। आज हम सीखेंगे x धन a गुणा x धन b के रूप के गुणनखंडों के बारे में। मान लीजिए हमें इस बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन करना है। क्या यहाँ हम इन सर्वसमीकाओं यानी आइडेंटिटीज की सहायता ले सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह संख्या 20 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इस व्यंजक कोष्ठक में a धन b कोष्ठक का वर्ग या कोष्ठक में a ऋण b कोष्ठक के वर्ग के प्रकार का नहीं है, यानी कि यह एक वर्ग व्यंजक नहीं है। इस तरह हम यह भी देखते हैं कि a के वर्ग ऋण b के वर्ग के प्रकार का व्यंजक भी नहीं है। हम यहाँ इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, जिसमें यदि व्यंजक इस सर्वसमीका के दाएं पक्ष की तरह होगा तो उसके गुणनखंड सर्वसमीका के बाएं पक्ष की तरह होते हैं। यह बीजीय व्यंजकों की चौथी सर्वसमीका है,
जिसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। चलिए इस व्यंजक को इस सर्वसमीका के रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास करें। यदि हम सर्वसमीका के दाएं पक्ष से इस व्यंजक की तुलना करें तो हम देखते हैं कि सर्वसमीका के दाएं पक्ष की तरह इस व्यंजक के पहले पद x के वर्ग का गुणक 1 है। दूसरे पद में x का गुणक a धन b बराबर 9 है और तीसरा पद अचर यानी कांस्टेंट पद ab बराबर 20 है। अब हम a और b के ऐसे मान ज्ञात करेंगे जिससे ये दोनों स्थितियां संतुष्ट हो जाए, यानी हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणनफल 20 हो और योग 9 हो। क्या आप ऐसी दो संख्याएं बता पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसी दो संख्याएं 4 और 5 है, क्योंकि 4 गुना 5 बराबर 20 होता है तथा 4 धन 5 बराबर 9 होता है। इस तरह से हम व्यंजक x के वर्ग धन 9x धन 20 के मध्य पद यानी मिडिल टर्म 9x को कोष्ठक में 4 धन 5 गुना x इस प्रकार लिख सकते हैं। इस तरह हमने दिए गए व्यंजक को इस सर्वसमीका के दाएं पक्ष के रूप में व्यवस्थित कर दिया है। कोष्ठक हटाकर इसे ही हम इस प्रकार लिख सकते हैं। पहले दो पदों में x सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम x को कोष्ठक के बाहर लेकर इस समूह को x गुना कोष्ठक में x धन 4 इस प्रकार दर्शा सकते हैं। इसी तरह इस तीसरे और चौथे पद में 5 सार्वगुणनखंड है, इसलिए इसे भी हम कोष्ठक के बाहर ले सकते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा 5 गुना कोष्ठक में x धन 4। अब हम देखते हैं कि यह x धन 4 सार्वगुणनखंड है, इसलिए हम इसे इन दोनों पदों में से घनिष्ठ यानी कॉमन लेकर व्यंजक को इस प्रकार लिख सकते हैं। इस तरह से x के वर्ग धन 9x धन 20 का गुणनखंडन x धन 4 गुना x धन 5 है। व्यापक रूप में x का वर्ग धन px धन q के प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंडन करने के लिए हम अचर यानी कांस्टेंट पद q के दो गुणनखंड a और b इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि ab बराबर q तथा a धन b बराबर p हो। ऐसी स्थिति में व्यंजक x का वर्ग धन कोष्ठक में a धन b गुना x धन ab के रूप में व्यवस्थित हो जाता है, जिसे हम x का वर्ग धन ax धन bx धन ab लिख सकते हैं तथा आगे इस प्रकार गुणनखंड कर हमें प्राप्त होगा x धन a गुना x धन b, जो कि x का वर्ग धन px धन q के गुणनखंड है। इस प्रक्रिया में हमने मध्य पद यानी x के गुणक को विभाजित किया है। इस प्रक्रिया को हम मध्य पद का विभाजन यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस नाम से भी जानते हैं। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि हम x का वर्ग ऋण x ऋण 42 का गुणनखंडन कैसे करेंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ x के वर्ग का गुणक 1 है, x का गुणक ऋण 1 और अचर पद ऋण 42 है। हमें ऐसी दो संख्याएं a और b चुननी होंगी जिनका गुणनफल ऋण 42 हो तथा यदि उन्हें जोड़ा जाए तो परिणाम ऋण 1 हो। ऐसी स्थितियां जिनमें हमें दो संख्याओं का गुणनफल ऋण 42 प्राप्त हो इस प्रकार है। अब क्या आप बता पाएंगे कि ऋण 42 के कौन से दो गुणनखंडों का योग ऋण 1 है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, 6 और ऋण 7 का योग ऋण 1 है, इसलिए हम 6 और ऋण 7 को चुनेंगे। अब हम x के वर्ग ऋण x ऋण 42 में x के गुणक ऋण 1 के स्थान पर 6 ऋण 7 लिख सकते हैं, जिससे व्यंजक बन जाएगा x का वर्ग धन 6x ऋण 7x ऋण 42। इस प्रकार से हल कर हम दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन प्राप्त कर लेंगे। अब आपको इस विधि की समझ अच्छे से बन गई होगी। आज हमने सीखा x धन a गुणा x धन b के प्रकार के गुणनखंडों के बारे में। अगले वीडियो में
इनसे जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे x धन a गुणा x धन b के रूप के गुणनखंडों से संबंधित कुछ उदाहरण। एक आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में निरूपित किया गया है। ज्ञात कीजिए इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के व्यंजक क्या होंगे। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यह आयत का क्षेत्रफल बीजीय व्यंजक x के वर्ग ऋण 12x धन 32 के रूप में दिया गया है। यदि हम इसका गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन करें तो हमें आयत के माप के लिए व्यंजक प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करें। यहाँ हम इस सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। हम मध्य पद यानी x के गुणक ऋण 12 को इस प्रकार दो संख्याओं a और b में विभाजित करेंगे कि ab बराबर 32 और a धन b बराबर ऋण 12 प्राप्त हो। चूँकि ऋण 8 गुणा ऋण 4 बराबर 32 और ऋण 8 धन ऋण 4 बराबर ऋण 12 है, इसलिए हम ऋण 8 और ऋण 4 को चुनेंगे। अब हम इस व्यंजक के मध्य पद को इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार सरल कर सकते हैं। अब हम इन दोनों पदों से x तथा इन दो पदों से ऋण 4 उभयनिष्ठ लेंगे। अब हम इन दोनों पदों से x ऋण 8 उभयनिष्ठ लेंगे, जिससे हमें दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन प्राप्त होगा x ऋण 8 गुणा x ऋण 4। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आयत की लंबाई x ऋण 8 और चौड़ाई x ऋण 4 है, या आयत की लंबाई x ऋण 4 और चौड़ाई x ऋण 8 है। अब चलिए एक उदाहरण से बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडन से संबंधित एक रोचक बात को समझें। अध्यापक ने कक्षा में बच्चों को दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन करने को कहा। टीना और सचिन ने इसे दो अलग अलग विधियों से हल किया। टीना ने इसे मध्य पद का विभाजन करके सरल किया, यानी कि उसने इस सर्वसमीका का प्रयोग किया। उसे यहाँ इस व्यंजक के मध्य पद ऋण 12x को विभाजित करने के लिए दो संख्याओं a और b इस प्रकार खोजना था कि ab बराबर 36 और a धन b बराबर ऋण 12 प्राप्त हो। चूँकि ऋण 6 गुणा ऋण 6 बराबर 36 और ऋण 6 धन ऋण 6 बराबर ऋण 12 है, इसलिए उसने ऋण 6 और ऋण 6 को चुना। उसने इस व्यंजक के मध्य पद ऋण 12x को इस प्रकार लिखा, जिसे इस प्रकार सरल करके इन दो पदों से x तथा इन दो पदों से ऋण 6 को उभयनिष्ठ लिया। फिर इन दोनों पदों से x ऋण 6 उभयनिष्ठ लिया, जिससे उसे दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन x ऋण 6 गुणा x ऋण 6 प्राप्त हुआ, जिसे हम कोष्ठक में x ऋण 6 कोष्ठक का वर्ग इस प्रकार भी निरूपित कर सकते हैं। जबकि सचिन ने इस व्यंजक का गुणनखंडन करने के लिए इस सर्वसमीका का प्रयोग किया। इस व्यंजक में पहला पद x का वर्ग और तीसरा पद 36 दोनों पूर्ण वर्ग है। सचिन ने दूसरे पद ऋण 12x को ऋण 2 गुणा x गुणा 6 लिखा और दिए गए व्यंजक को इस प्रकार लिखा। यह व्यंजक इस सर्वसमीका के दाएं पक्ष से मेल खाता है, जहां a बराबर x है, b बराबर 6 है और ऋण 2ab बराबर ऋण 2 गुणा x गुणा 6 यानी ऋण 12x है। इसलिए हम इस व्यंजक का गुणनखंडन सर्वसमीका के बाएं पक्ष की तरह कोष्ठक में x ऋण 6 कोष्ठक का वर्ग इस प्रकार लिख सकते हैं। इस तरह दोनों को सही उत्तर प्राप्त हुआ है। इस तरह हमने देखा कि दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन मानक सर्वसमीका का प्रयोग करके और मध्य पद को विभाजित करके, यानी इस सर्वसमीका का प्रयोग करके भी किया जा सकता है। व्यापक रूप में उन व्यंजकों को जिन्हें इन सर्वसमीकाओं के प्रयोग से गुणनखंडित किया जा सके, मध्य पद के विभाजन से भी गुणनखंडित किया जा सकता है। तो आज हमने देखे x धन a गुणा x धन b के रूप के गुणनखंडों से संबंधित
कुछ उदाहरण अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ साधारण गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे x धन a गुणा x धन b के रूप के गुणनखंडों से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। गलती 1, कुछ बच्चे x का वर्ग धन कोष्ठक में a धन b गुणा x धन ab के प्रकार के बीजीय व्यंजक का गुणनखंडन करते समय बीच के पद को सही तरह से विभाजित नहीं कर पाते। जैसे यदि उन्हें x के वर्ग धन 8x धन 12 का गुणनखंडन करने के लिए कहा जाए तो वे गुणनखंडन करने के लिए बीच के पद 8x को कोष्ठक में 4 धन 4 गुणा x इस तरह विभाजित करते हैं। वे ध्यान नहीं रखते कि ली जाने वाली संख्याएं अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म 12 के गुणनखंड होने चाहिए। मध्य पद का विभाजन करने के बाद वे इसे इस प्रकार सरल करते हैं। कुछ बच्चे इससे आगे सरल नहीं कर पाते और सोचते हैं कि दिए गए व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात नहीं किए जा सकते। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ x धन 4 उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, इसलिए वे इस व्यंजक को सरल रूप में x धन 4 गुणा x धन 3 इस प्रकार लिख सकते हैं, जो कि गलत जवाब है। हम केवल उसी संख्या को उभयनिष्ठ ले सकते हैं यदि वह दो पदों का गुणनखंड हो। ध्यान रहे, सही गुणनखंडन करने के लिए हमें 12 के ऐसे गुणनखंड लेने होंगे जिनका योग 8 हो। ऐसे गुणनखंड है 6 और 2, इसलिए हम x के वर्ग धन 8x धन 12 को x के वर्ग धन कोष्ठक में 6 धन 2 गुणा x धन 12 लिख सकते हैं, जिसे आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि x धन 6 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हम x धन 6 उभयनिष्ठ ले सकते हैं। इस तरह हमें इस व्यंजक के सही गुणनखंड x धन 6 और x धन 2 प्राप्त होंगे। गलती 2, चर के पहले लिखा गया अचर उसका गुणांक कहलाता है। जैसे 2x में x का गुणांक 2 है, 9x के वर्ग में x के वर्ग का गुणांक 9 है। यदि व्यंजक में किसी पद का गुणांक 1 हो तो हम इसे नहीं दर्शाते। जैसे x का वर्ग धन x ऋण 2 में x के वर्ग और x दोनों का गुणांक 1 है। कुछ बच्चों को यह बात नहीं पता होती, इसलिए वे बीजीय व्यंजक जैसे x का वर्ग धन x ऋण 2 का गुणनखंडन नहीं कर पाते। ध्यान रहे, यदि किसी पद में गुणांक नहीं दिया हो तो उस स्थिति में हमें गुणांक 1 लेना चाहिए। इसलिए यहाँ हम मध्य पद धन x का गुणांक धन 1 लेंगे। इस तरह हम ऋण 2 बराबर 2 गुणा ऋण 1 लिख सकते हैं, जिससे हमें 2 धन ऋण 1 बराबर 1 प्राप्त होगा। अब हम x का वर्ग धन 2x ऋण x ऋण 2 लिख सकते हैं, जिससे हमें इस व्यंजक के गुणनखंड प्राप्त होंगे x धन 2 गुणा x ऋण 1। गलती 3, कुछ बच्चे यह ध्यान नहीं रखते कि सर्वसमीका x का वर्ग धन कोष्ठक में a धन b गुणा x धन ab में x के वर्ग का गुणांक यानी कोएफिशिएंट 1 है। इसलिए हम इस सर्वसमीका का प्रयोग केवल उस स्थिति में कर सकते हैं जब x के वर्ग का गुणांक 1 है। यदि बच्चों को बीजीय व्यंजक 3x का वर्ग धन 3x ऋण 18 का गुणनखंडन करने के लिए कहा जाए तो वे x के वर्ग के गुणांक 3 पर ध्यान नहीं देते। वे इसे सरल करते जाते हैं, लेकिन कई बार वे ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब वे आगे सरल नहीं कर सकते। इसलिए वे सोचते हैं कि दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे, यदि x के वर्ग के साथ 1 के अलावा कोई और गुणांक दिया हुआ हो तो हम व्यंजक को व्यवस्थित करके उसे x के वर्ग धन कोष्ठक में a धन b गुणा x धन ab के रूप में लाते हैं। जैसे यहाँ हम 3 को उभयनिष्ठ लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुणा कोष्ठक में x का वर्ग धन x ऋण 6।
अब हम इसका गुणनखंडन करेंगे। इसके लिए हम ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे जिनका गुणनफल ऋण 6 तथा योग 1 है। वे संख्याएं हैं ऋण 2 और 3। यानी कि दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन 3 गुना कोष्ठक में x ऋण 2 गुना कोष्ठक में x धन 3 है। आज हमने देखी x धन a गुना x धन b के रूप के गुणनखंडों से संबंधित कुछ साधारण गलतियां।